जय हिंद साथियों। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अलग अलग अंगों पे हम लोग काम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या है, और उसके अलावा व्यवहार के जो तीनों पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उन तीनों पक्षों पर उन तीनों पक्षों पर उद्देश्यों का अलग अलग जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य, इनके अंदर उद्देश्यों का निर्धारण अलग अलग साथियों ने किया, बीएस ब्लूम के अलग अलग साथियों ने किया, और हमने इस चीज को विस्तार से देखा है। भावात्मक पक्ष कौन सा होता है? इस खंड में हम लोग भावात्मक पक्ष के उद्देश्य और उनकी जो कार्य सूचक क्रियाएं हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। परीक्षा में सवाल कैसे आया है, कैसे आता है, कैसे आ सकता है, उस पर हमारी महत्वपूर्ण चर्चा इस खंड के अंतर्गत होगी। तो भावात्मक पक्ष कौन सा था? भावात्मक पक्ष था जिसमें, आपको याद है मैंने जब चर्चा की थी व्यवहार के तीनों पक्षों की, तो भावात्मक पक्ष व्यवहार का ऐसा पक्ष होता है जिसका संबंध भावनाओं भावनाओं संवेगों, रुचियों रुचियों अभिवृत्तियों, यानी कि जो व्यक्ति का एटीट्यूड होता है, अभिवृत्तियों, अभिप्रेरणाओं से संबंध होता है। यानी कि सरल भाषा में अगर मैं इसको कहूं, सरल भाषा में मैं इसको अगर कहूं, तो ये व्यवहार का वो पक्ष होता है जिसमें व्यक्ति कुछ करने के लिए प्रेरित होता है, जिसके अंदर प्रेरणा आती है, उसकी इच्छाओं से, अंदर से जो इंस्पिरेशन उसकी है, जो मोटिवेशन उसका है, जो उसके इमोशंस हैं, वो काम करते हैं, और उनका विकास करना भावात्मक पक्ष का विकास माना जाता है। तो भावात्मक, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम जब पूरी शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे और समय समय पर जहां पर ये चर्चा आएगी तो हम इस बात को कहेंगे भी कि शिक्षण प्रणाली का ये दुर्भाग्य है कि जो केवल संज्ञानात्मक पक्ष है, केवल सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अपने वर्तमान प्रणाली में व्यवहार के भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को कहीं गौण कर दिया गया है। तो ऐसा सिस्टम बेस्ट माना जाता है जो आपके व्यवहार के तीनों पक्षों के विकास की बात करता हूं, और तीनों पक्षों के विकास की बात करने को ही हम समग्र विकास या संपूर्ण या सर्वांगीण विकास की श्रेणी में लाते हैं। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है, वर्तमान नीतियां जो है, उनमें व्यवहार के तीनों पक्षों को लेने की बात कही गई है। आपको याद है अच्छे से, मैं समय समय पर यह भी चर्चा करता रहता हूं कि पुरानी प्रणाली में हमको सिखाने के, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बाद हमको एक मार्कशीट पकड़ा दी जाती थी। वो मार्कशीट हमारे अंकों का प्रदर्शन होती थी केवल, यानी कि वो केवल ये बताती थी कि आपका हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में, सामाजिक में, जो भी विषय हैं उनमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि आपको कितना आता है। लेकिन आपके इमोशनल विकास का, आपके संवेगात्मक विकास का, भावात्मक जिसे हम कहेंगे, उस विकास का कोई उल्लेख नहीं होता था। तो बीएस ब्लूम और उसके साथियों में कौन कौन से साथी थे? कृतवाल और मसीहा, जैसे मैंने आपको लिखा है कृतवाल और मसीहा। अगर ये प्रश्न अलग से बनता है, अगर ये मेन इसमें मुख्य जो थे वो कृतवाल थे, कृतवाल ये मुख्य थे। और इन्होंने 1964 में इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। 1964 में इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, और आपको याद है इसके अंतर्गत जो उद्देश्य लिखा है, जो उद्देश्य इसके अंदर लिखा है, सबसे पहले पहला था हमारा आग्रह, यानी कि रिसीविंग, रिसीविंग। दूसरा था अनुक्रिया, अनुक्रिया यानी कि रेस्पोंडिंग। अगला था अनुमूल्यन, यानी कि वैल्यूइंग, अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग। अगला था संप्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। अगला था आपका संगठन, ऑर्गेनाइजिंग।
संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और सबसे उच्च स्तर पर था चारित्रीकरण, चारित्रीकरण यानी कि कैरेक्टराइजिंग। और ये उद्देश्यों का जो क्रम है वो ऐसे है, नीचे से ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर। और ये मैं आपको बता चुका हूं, जैसे अलग से ये प्रश्न बनता है पृथक से कि भावात्मक पक्ष का सबसे निम्नतम स्तर का उद्देश्य कौन सा है, सबसे निचले स्तर पर उद्देश्य कौन सा है, तो आग्रहण होता है, रिसीविंग होता है। सबसे उच्च स्तर पर उद्देश्य कौन सा है, चारित्रीकरण होता है। और इनका सही क्रम क्या होगा, कौन सा एक भावात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है, ऐसे तमाम सारे प्रश्नों पे आप लोग यहाँ अकेले इससे समझ बनाते हो, और ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा आए हैं। तो हम इस भावात्मक पक्ष के जो उद्देश्य है, इनके अंतर्गत जो क्रिया सूचक कार्य जो है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जिससे हमको ये पता लगेगा कि बच्चे ने आग्रहण का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, कौन सी क्रियाएं ऐसी है जिसमें पता लगेगा कि अनुक्रिया का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। और ये आपको पता है, जैसे मैंने आपको इसका बिल्कुल जो कार्य सूचक क्रियाएं जो है, यानी कि व्यवहारगत परिवर्तन, बच्चों के व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाएगा तो हम ये मानेंगे कि बच्चे ने इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। तो हम एक एक करके हम क्रियाएं लिखते हैं, और एक एक करके उद्देश्य लिखते हैं, और उद्देश्य लिख करके फिर उसकी क्रियाएं लिखेंगे। सबसे पहला पहला उद्देश्य होगा हमारा, सबसे पहला पहला उद्देश्य होगा आग्रहण, आग्रहण यानी कि रिसीविंग। यानी कि आग्रहण, बच्चे के अंदर जो तथ्य उसको बताए सिखाए जा रहे हैं, उसे लेकर के उसकी रिसीविंग कैसी, आग्रहण उसका कैसा है। और ये पता लगता है जब बच्चे के साथ आप शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो व्यवहार के इस पक्ष के उद्देश्य प्राप्त होने का सूचक जो होती हैं क्रियाएं, वो होती हैं बच्चा आपसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछ रहा है, अपनी जिज्ञासा, उसकी जो जिज्ञासा है वो बता रहा है, बच्चा सीखने के प्रति अपने जागरूकता बता रहा है। तो प्रश्न जैसे परीक्षा में आता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक बच्चा लगातार प्रश्न पूछ रहा है, तो पूछ रहा है प्रश्न, इसका मतलब उसके अंदर ये अंदर से प्रेरणा आ रही है, उसके भावात्मक पक्ष का विकास हो रहा है। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख क्रियाएं होती हैं वो होती हैं पूछना, पूछना, जिज्ञासा व्यक्त करना, जिज्ञासा व्यक्त करना, जागरूकता दर्शाना, जागरूकता दर्शाना। अगर बच्चा ये परीक्षा में प्रश्न भी अगर आएगा, अगर बच्चा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, जागरूकता दर्शाता है, इसका मतलब वो रिसीविंग के लिए, वो रिसीविंग के उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है, आग्रहण के उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है। उसके भावात्मक पक्ष में, उसके इमोशनल पक्ष में ये भाव आ चुका है कि उसे जानना चाहिए, उसे जिज्ञासा होनी चाहिए। और ध्यान रखो, ये भावात्मक पक्ष से तो हम किसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के अंदर इस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, बच्चा आपकी चीज को और ज्यादा प्रबलता से सीखने के लिए तैयार होता है। तो परीक्षा में अगर सवाल पूछी जाएंगी कि कौन से पूछना, जैसे प्रश्न पूछना, जैसे मैंने कहा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रश्न पूछना, बच्चे के लगातार प्रश्न पूछना किस पक्ष के विकास का सूचक है, तो उत्तर आएगा भावात्मक पक्ष के विकास का सूचक है। और भावात्मक पक्ष में किस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है, तो आग्रहण उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है। ये आग्रहण उद्देश्य से जुड़ी क्रियाएं होती हैं। पहला उद्देश्य। दूसरा, आग्रहण के बाद अनुक्रिया, अनुक्रिया यानी कि रेस्पोंडिंग, यानी कि रेस्पोंडिंग। तो बच्चा पूछ रहा है, जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है, जागरूकता दर्शा रहा है सीखने की, ये रिसीविंग ऑफ डाटा, ये आग्रहण के उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है। लेकिन अनुक्रिया उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक क्या होगा, जब बच्चा आपके प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्नों के उत्तर देगा, यानी कि रेस्पॉन्डिंग का मतलब रेस्पॉन्ड करे, और रेस्पॉन्ड करने की प्रक्रिया में बच्चा जवाब देगा, आपसे जो प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्नों का जवाब देगा, प्रतिक्रियाएं देगा, प्रश्नों के उत्तर देना, ये रेस्पॉन्ड में आएगा। तो कभी प्रश्नों के उत्तर देना किस उद्देश्य प्राप्ति का सूचक है,
आंख बंद करके उसको अनुक्रिया में रखेंगे। प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना। आप किसी बच्चे के साथ कोई कोई भी काम आप कर रहे हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, और बच्चा अपना रिएक्शन देता है, बच्चा अपना रिएक्शन देता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो निश्चित तौर पर इसके अलावा और सहमति देना, बच्चा अगर सहमति देता है, सक्रिय रूप से सहभागिता करता है, सहमति देना, सहमति देना, सक्रिय सहभागिता दर्शाना, सक्रिय सहभागिता दर्शाना। ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं बच्ची के अंदर इस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक होंगी, अनुक्रिया की। तो हम रेस्पोंडिंग के अंतर्गत हम इन चीजों को रखेंगे जहां पे बच्चा अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अपनी जिज्ञासाएं दर्शाता है, अपने प्रश्नों को पूछता है, वो आग्रहण में आ गया, लेकिन बच्चा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है, सहमति दर्शाता है, सहमति दर्शाता है, स्वीकार करता है, स्वीकार करना भी लिख लो, स्वीकार करता है, सहमति दर्शाता है, सक्रिय सहभागिता करता है। ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं अनुक्रिया उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक होंगी, यानी कि रेस्पोंडिंग का उद्देश्य उसने प्राप्त कर लिया है। हमें दोनों दृष्टिकोण से हमें समझना भी है, हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से सवाल की भी तैयारी करनी है। तो ये क्रियाएं अगर आती हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, भावात्मक पक्ष से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो शुरू के 2-3 उद्देश्यों से ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी संज्ञानात्मक पक्ष से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हमको जब संपूर्ण अधिगम करना है, संपूर्ण सीखना है, अपना कमांड बनाना है, तो व्यवहार के प्रत्येक पक्ष और उससे जुड़ी क्रियाओं को समझो। तो दूसरा अनुक्रिया, अनुक्रिया के अंतर्गत ये कार्य सूचक कार्य, क्रिया सूचक कार्य आएंगे। तीसरा अनुमूल्यन, अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग, वैल्यूइंग, अनुमूल्यन, वैल्यू देना, मूल्य देना। किसी मूल्य देने का मतलब होता है आप किसी चीज को क्या समझ रहे हो, उसके बारे में क्या आपकी प्रतिबद्धता क्या है, आपकी उसके प्रति निष्ठा क्या है, यानी कि एक तरीके से आपकी वैल्यू, आप उसे कितनी वरीयता देते हो, कितनी प्राथमिकता देते हो। तो वरीयता देना किसी चीज को, प्राथमिकता देना किसी चीज को, या उसके प्रति अपना कमिटमेंट, प्रतिबद्धता दर्शाना, ये जो क्रियाएं होती है ये वैल्यू देने। क्योंकि हम किसी चीज को वैल्यू देते हैं तो उसे प्राथमिकता देंगे। मेरे पास 10 काम है, 10 काम में मैं सबसे पहला काम किसको करूं, ये वरीयता मैंने दी, इसका मतलब मैं उस काम को एक वैल्यू दे रहा हूं। तो इसकी जो क्रियाएं परीक्षा में सवालों से जुड़ी आएंगी वो आएंगी आपकी वरीयता देना, वरीयता देना, प्राथमिकता देना, प्राथमिकता, वरीयता प्राथमिकता एक ही होते हैं, शब्द अलग है इसलिए मैं अलग लिख रहा हूं। प्राथमिकता देना, प्रतिबद्धता दर्शाना, मतलब ये प्रेफरेंस देना है, अंग्रेजी में प्रेफरेंस देना, प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट दर्शाना। प्रतिबद्धता दर्शाना, निष्ठा, मेरा फेथ कितना है किसी चीज में, निष्ठा दर्शाना। तो वैल्यूइंग, वैल्यू मूल्य देना, मूल्य, इसको भी मूल्य देना, मूल्य देना यानी कि आपने किसी चीज को एक वैल्यू दी, आपने उसे एक प्रेफरेंस दिया, आपने उसे एक कहना चाहिए आपने उसके लिए अपना एक कमिटमेंट बताया, आपने उसके लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई। जो आपकी वचनबद्धता है, प्रतिबद्धता जिसे हमने कहा, प्रतिबद्धता एक और शब्द आ जाता है इसमें, वचनबद्धता, प्रतिबद्धता, वचनबद्धता, मैं इसमें यहां लिख देता हूं वचनबद्धता। आप उसके लिए कितने कमिट हो, ये दोनों शब्दों का अर्थ लगभग एक होता है, प्रतिबद्धता, वचनबद्धता, यानी कि ये भी कमिटमेंट ही है अंग्रेजी में। तो अनुमूल्यन की जो क्रियाएं होंगी, परीक्षा में सवाल आएगा कि एक बच्चा किसी कार्य को वरीयता देता है या उसे करने की प्राथमिकता दर्शाता है, उसके अंदर ये भाव है कि वो उस काम को सबसे पहले करे, ये किस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है। किसी कार्य के प्रति निष्ठा दर्शाता है, किसी कार्य के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराता है, ये किस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है। आंख बंद करके आपको अनुमूल्यन करना है।
तो अनुमूल्यन के अंतर्गत ये क्रियाएं आएंगी। मैं जैसे संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में भी मैंने इस बात को कहा कि आपको जो उद्देश्य है उससे जुड़ी क्रियाएं बस आप दिमाग में कनेक्ट रखना और इनको समझना है, इनको रटना नहीं है। आपको कुछ शब्दों से पता लग जाएगा, जैसे प्रश्न पूछना और प्रश्न का उत्तर देना। तो पूछना जिज्ञासा को दर्शाएगा, प्रश्न का उत्तर देना रेस्पॉन्ड को दर्शाएगा। तो वो डाटा रिसीविंग है, प्रश्न पूछना यानी कि वो डाटा रिसीव करने की इच्छा है, तो वो आग्रहण के अंतर्गत आएगा, और प्रश्न का उत्तर देना ये रेस्पॉन्ड के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा तीसरा उद्देश्य होता है अनुमूल्यन, अनुमूल्यन वैल्यूइंग। और चौथा उद्देश्य जो हमने देखा, चौथा उद्देश्य जो होता है भावात्मक पक्ष का, वो होता है संप्रत्ययीकरण। संप्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग और कॉन्सेप्चुअलाइजिंग होता है जहां पे आप कुछ विचारों का निर्माण करने लगते हो, कुछ अवधारणाओं का निर्माण करने लगते हो। और ये विचार, ये अवधारणाएं आपके अंदर भावों में, मनोभावों में होती है। आपकी जो भावनाएं, इमोशंस जो होते हैं, वो कुछ निश्चित तथ्यों को समेट करके उसके बारे में निश्चित धारणाएं बनाने का काम करती है। तो संप्रत्ययीकरण में जो क्रियाएं आएंगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, अवधारणाएं बनाना, अवधारणाएं बनाना, अवधारणाएं बनाना, विचारों का निर्माण करना, विचारों का निर्माण करना, अवधारणाएं बनाना, विचारों का निर्माण करना। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है, कॉन्सेप्ट मेकिंग जो होती है, कॉन्सेप्ट मेकिंग की प्रक्रिया में एक व्यक्ति, कोई या कोई भी बालक कई सारे तथ्यों को समेट करके, इकट्ठा करके अपनी एक राय बनाता है ना। तो मैं जिसे कह रहा हूं अवधारणाओं का निर्माण करना, मैं जिसे कह रहा हूं विचारों का निर्माण करना, वहां पे अपनी एक राय बनाना होता है, अपनी एक राय बनाना होता है कि मेरी एक राय इसके बारे में ये बनी है। राय बनाना, भावनाओं का संप्रेषण करना, भावनाओं का संप्रेषण करना, ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को आप संप्रत्ययीकरण के साथ जोड़ेंगे। तो ये जो संप्रत्ययीकरण होता है, संप्रत्ययीकरण में कॉन्सेप्ट बनने की प्रक्रिया होती है। आपकी भावनाएं मिलकर के एक निश्चित स्वरूप लेती हैं, निश्चित कॉन्सेप्ट मेकिंग करती हैं, निश्चित एक आपका ओपिनियन बनाती है। जैसे मेरा ओपिनियन ये है, किसी भी चीज के बारे में जो आपका ओपिनियन है, ध्यान रखो, वो आपका कॉन्सेप्ट है उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। तो चौथा उद्देश्य होता है संप्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। मूल ब्लूम टैक्सोनॉमी पे हम लोग बात कर रहे हैं। पांचवा उद्देश्य होता है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग, संगठन की प्रक्रिया को आप समझ रहे हैं। संगठन होता है जहां आपने विचारों का निर्माण कर लिया। अच्छा, ये भी एक आपको ध्यान, जैसे ये बात मैं पहले बोल ही चुका हूं कि इन उद्देश्यों का जो निर्धारण है, इन उद्देश्यों का निर्धारण सरल से कठिन की ओर, जैसे सबसे निचले स्तर का आग्रहण। तो आग्रहण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक अनुक्रिया का पूरा नहीं होगा, जब तक अनुक्रिया का पूरा नहीं होगा जब तक अनुमूल्यन का, अनुमूल्यन का नहीं होगा जब तक संप्रतीकरण का नहीं होगा, संप्रतीकरण का नहीं होगा जब तक संगठन का नहीं होगा, और जब तक संगठन का नहीं होगा जब तक चारित्रीकरण यानी कि एक व्यक्ति का चरित्र नहीं बनेगा, एक व्यक्ति की आदतें जो है वो उसकी नहीं बनेंगी। तो यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि संप्रत्ययीकरण का उद्देश्य प्राप्त हो गया है, अब चौथा उद्देश्य प्राप्त हो गया है। हम पांचवें उद्देश्य की बात करें तो जहां पे बालक ने अपने कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर दिया, अपने विचारों का निर्माण शुरू कर दिया, अपनी भावनाओं का संप्रेषण शुरू कर दिया, अपनी राय बताना शुरू कर दिया, तो फिर उसके व्यवहार में संशोधन होने लगता है। यानी कि संगठन का मतलब है कि अब वो इकट्ठे होने लगे, जो विचार नहीं बने, उसके कॉन्सेप्ट नहीं बने, अब वो इकट्ठे होने लगे हैं। और इकट्ठे होने का परिणाम ये दिखता है कि उसके व्यवहार में परिमार्जन दिखने लगता है, संशोधन दिखने लगता है, वो अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से करने लगता है, वो कुछ चीजों का जनरलाइजेशन करने लगता है। तो ये जो कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना, जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण करना, किसी भी चीज के बारे में अपने व्यवहार में परिमार्जन, संशोधन करना, ये संप्रत्यय ओपिनियन बनने के बाद की प्रक्रिया है। तो इससे जुड़ी जो क्रियाएं जो आएंगी वो आएंगी
व्यवहार में संशोधन करना। और संशोधन जब होगा जब आपके कॉन्सेप्ट बनने लगेंगे। संशोधन या परिमार्जन, कोई चेंज लाते हो, संशोधन कोई चेंज लाते हो, परिमार्जन आप बेटर देन बिफोर करते हो। तो संशोधन परिमार्जन करना, ये आपका संगठन का होगा। सामान्यीकरण करना, आपकी सोच में सामान्यीकरण आने लगता है, जनरलाइजेशन आने लगता है। कार्य व्यवस्थित रूप से करना, क्रमबद्धता से करना। ध्यान रखो, कार्य को जब आप क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से करते हो, ये आपका एटीट्यूड बनने लगता है। यानी कि संगठन में हम अगर कहेंगे एक अभिवृत्ति का निर्माण होने लगता है। एक आप व्यक्ति का अभिवृत्ति का, आपका जो एटीट्यूड होता है, अभिवृत्ति, एटीट्यूड निर्मित होना। जो रुचियां होती हैं व्यक्ति की, ये ध्यान रखेंगे, रुचियां यानी कि इंटरेस्ट जो होता है, एटीट्यूड जो होता है, ये सारे आपके भावात्मक पक्ष के उद्देश्य होते हैं, भावात्मक पक्ष की क्रिया होती है। रुचियां मजबूत होना, यानी कि अब आपकी रुचि अब मजबूत होती जा रही है, यानी कि अब वो आपकी एक तरीके से आपके व्यवहार की एक विशेषता बनने वाली है। तो व्यवहार की एक विशेषता जो बनती है वही आपका चरित्र होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो तो गुस्सैल बहुत ज्यादा है, या वो हंसमुख बहुत ज्यादा है, या वो सहयोगी बहुत ज्यादा है, या वो दयालु बहुत ज्यादा है। तो दयालु बहुत ज्यादा है, हंसमुख है, क्रोधी है, यानी कि वो उसके व्यवहार का एक अनिवार्य अंग बन गया, जुड़ गया। और जब ऐसा हो जाता है व्यक्ति के साथ कि कोई चीज उसके व्यवहार का एक अनिवार्य अंग बन जाती है, ध्यान को, ये छठा लास्ट जो उद्देश्य होता है चारित्रीकरण, वो उसका चरित्र कहलाता है। छठवां, चारित्रीकरण। चारित्रीकरण, कैरेक्टराइजिंग, ये सबसे उच्चतम उद्देश्य होता है। ध्यान रखो, परीक्षा में जैसे प्रश्न, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि भावात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम उद्देश्य कौन सा होता है, तो चारित्रीकरण, कैरेक्टराइजिंग होता है। और इसमें व्यवहार में कुछ विशिष्ट लक्षणों का स्थायी होना, स्थायी होना, चरित्र में कुछ विशेष या विशेषता है ना, इसको चारित्रीकरण को विशेषीकरण इसीलिए बोलते हैं, या विशेषीकरण इसलिए बोलते हैं कि कुछ विशेषताएं दिखने लगती हैं। जैसे किसी का शांत दिखना, किसी का उग्र दिखना। तो शांत दिखना, उग्र दिखना, स्थायी भाव ये होते हैं और व्यक्ति के स्वभाव को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। तो निश्चित स्वरूप, जैसे मैं क्रोधी हूं, मैं मान लो शांत हूं, मैं मान लीजिए सहयोगी हूं, मैं दयालु हूं, मैं क्रूर हूं, जो कुछ भी है वो आपके व्यवहार का स्थायी भाग होता है। व्यवहार के स्थायी परिवर्तन, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और शब्द दूं, इसको थोड़ा सा एक शब्द दूं, व्यवहार के स्थायी परिवर्तन, यानी कि फिर वो आपके चरित्र के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं और हमें ये बच्चों के इमोशंस के अंदर लानी होती है। तो बच्चे के बिल्कुल शुरुआत के से एक बार पहली स्लाइड से एक बार मैं स्टार्ट करूं। हम लोग भावात्मक पक्ष के उद्देश्य और कार्यसूचक क्रियाएं उनकी देख रहे हैं, जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो हमने सबसे पहले जाना कि जो भावात्मक पक्ष है उसका संबंध जो होता है वो व्यक्ति के संवेगों, इमोशंस से, यानी कि भावनाओं से, रुचियों से होता है।
अभिवृत्ति एटीट्यूड से होता है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन से होता है, इससे संबंध होता है। कृतवाल मैंने लिखा, कृतवाल और मसीहा ने इसका वर्गीकरण किया, 1964 में ब्लूम के सहयोगी थे। और 6 उद्देश्यों का निर्धारण इस प्रकार से हुआ: आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रतिकरण, संगठन, चारित्रीकरण। ये हमने जाना है। और हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसे अलग से पृथक से RCEM वर्गीकरण संशोधन जो है, रॉबर्ट मेगर का संशोधन, ये मैं पृथक से वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको इन पक्षों में संशोधन के बाद जो उद्देश्य निर्धारित हैं, ये मूल तो उद्देश्य ये निर्धारित हैं, संशोधन के बाद जो उद्देश्य निर्धारित है, RCM वर्गीकरण की बात हो चाहे रॉबर्ट मेगर की बात हो, वो अलग से वीडियो बना करके उसमें मैं अच्छे तरीके से आपको ये कर दूंगा। तो संशोधन को, मूल को भी याद रखना है, संशोधन को भी याद रखना है। तो कृतवाल और मसीहा ने ये वर्गीकरण किया और इसमें जो उद्देश्य निर्धारित किए, उन उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य आग्रहण यानी कि रिसीविंग। इसमें रिसीविंग में यानी कि पूछना, बच्चा पूछेगा, बच्चा जिज्ञासा व्यक्त करेगा, बच्चा जागरूकता दर्शाएगा। तो ये उसके रिसीविंग का यानी कि आग्रहण का प्रतीक है। ये माना जाएगा कि आग्रहण का उद्देश्य पूरा हो गया है। परीक्षा में सवाल ऐसी आएगा कि एक बच्चा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लगातार प्रश्न पूछता है या लगातार जिज्ञासा व्यक्त करता है या सीखने के प्रति अपनी जागरूकता दर्शाता है, उत्सुकता दर्शाता है। एक और याद आ गया, उत्सुकता दर्शाना, उत्सुकता शब्द कोई भी आ जाए, उत्सुकता दर्शाना, तो जागरूकता दर्शाए, उत्सुकता दर्शाए, प्रश्न पूछे, कौन सा उद्देश्य प्राप्त हो गया है, आंख बंद करके आपको आग्रहण उद्देश्य करना है। पक्ष पूछेगा तो भावात्मक, और अंदर से पूछेगा कि कौन सा उद्देश्य, तो आग्रहण। अनुक्रिया रेस्पॉन्डिंग, जहां पे बच्चा रेस्पॉन्ड करेगा। रेस्पॉन्ड का सीधा सीधा मतलब अंग्रेजी में आप जानते हैं जवाब देना होता है। तो रेस्पॉन्ड में जब बच्चा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे, बच्चा अपना रिएक्शन दे, प्रतिक्रिया दे, बच्चा अपना एक्सेप्टेंस दे, उसने एक्सेप्ट कर लिया, सहमति दे दी, इसका मतलब वो उसकी प्रतिक्रिया आ गई। तो इसका मतलब उसकी ये उसकी ओर से किया गया एक ऐसा एक्ट है जो दर्शा रहा है कि वो जो कुछ उसको बताया गया है उसके प्रति उसकी सहमति है, असहमति। सहमति असहमति ये दोनों अनुक्रिया में आएंगी। तो सहमति देना, सक्रिय सहभागिता दर्शाना, स्वीकार करना, ये जो क्रियाएं होती है ये उसकी अनुक्रिया रेस्पॉन्डिंग का सूचक मानी जाएंगे। परीक्षा में सवाल इनमें से कोई भी आ जाएगा। वैल्यूइंग तीसरा होता है, वैल्यूइंग अनुमूल्यन। अनुमूल्यन के अंतर्गत बच्चा वैल्यू देगा, मतलब वैल्यू का मतलब उसको एक मूल्य देगा, मूल्य का मतलब उसे एक वरीयता देगा, एक प्राथमिकता देगा, उसके प्रति अपना कमिटमेंट दोहराएगा। तो ये जो सारी हैं, वरीयता देना, प्राथमिकता देना, प्रतिबद्धता दर्शाना, निष्ठा, मूल्य देना, वचनबद्धता दर्शाना, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं ये सारी की सारी अनुमूल्यन के अंतर्गत आएंगी। परीक्षा में जब भी ऐसा सवाल आएगा कि ये क्रिया किस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है, आंख बंद करके अनुमूल्यन से कनेक्ट करना, भावात्मक पक्ष से कनेक्ट करना। चलिए, संप्रतिकरण कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, जब कॉन्सेप्ट मेकिंग होगी, अवधारणाओं का निर्माण करेगा तो अवधारणाएं निर्मित तो होती हैं, विचार निर्मित तो होते हैं, एक राय बनती है, ओपिनियन बनता है, और भावनाओं का संप्रेषण होता है। भावनाओं का संप्रेषण हो ही तब सकता है जब कोई ओपिनियन दिमाग में आया हो, वो राय कोई एक बनी हो। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं संप्रतिकरण से जोड़नी है आपको, परीक्षा में सवाल आएगा। उसके बाद होता है 5वां उद्देश्य भावात्मक पक्ष का, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि अब वो संगठित होना, इकट्ठा होना शुरू हो गया है, और इकट्ठा होना शुरू हो गया है तो व्यवहार में संशोधन दिखने लगेगा, परिमार्जन दिखने लगेगा, बेटर देन बिफोर होगा, सामान्यीकरण करेगा, कार्य को व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से करेगा, उसकी अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड निर्मित होना शुरू होगा, रुचियां मजबूत होना शुरू होंगी, और ये मजबूत होना शुरू होंगी ऑर्गेनाइजिंग में, संगठन में, और ये मजबूत हो जाएंगी। तो ये छठे उद्देश्य से जुड़ी, चारित्रीकरण से जुड़ी ये क्रियाएं होती है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन दिखने लगते हैं, कुछ विशिष्ट लक्षणों का स्थायी हो जाना। कोई विशिष्ट लक्षण जो है, मैंने जैसे अभी आपको कहा कि कोई गुस्सा है, उसकी गुस्सेल की छवि है, कोई भावुक बहुत ज्यादा बड़ी जल्दी रो जाता है, ये भावुकता की छवि है, चरित्र में कुछ विशेषता देखना, ये चारित्रीकरण। तो विद्यार्थियों, भावात्मक पक्ष, उसके अंतर्गत कौन से उद्देश्य हैं, किससे भावात्मक पक्ष का संबंध है, वर्गीकरण किसने किया, कौन कौन से उद्देश्य हैं, निम्नतम स्तर कौन सा है, उच्चतम स्तर कौन सा है, और प्रत्येक उद्देश्य के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हैं, इन सब को समझने के बाद ये जो खंड है वीडियो, ये वाला आपका खंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ऐसे ही क्रियात्मक पक्ष का भी वो देखेंगे हम, उद्देश्यों का, उसकी भी कार्यसूचक क्रियाएं देखेंगे, हर एक तीनों पक्षों को अलग अलग देख लेंगे, इनके संशोधन देख लेंगे। RCEM के रॉबर्ट मेगर के उद्देश्यों का खंड जो है
वो आपका इतना मजबूत हो जाता है। तो हम जैसे उद्देश्य के सामान्य और विशिष्ट प्रकार से चल करके व्यवहार के तीनों पक्षों को जान करके, ब्लूम की टैक्सोनॉमी को जान करके, प्रत्येक उद्देश्य की क्रियाएं जान करके, फिर हम जब पूरे समग्र तौर पे हम देखते तो हमको पता लगता है कि हमने बड़ा अच्छा एक मैटर, बड़ा अच्छा एक कंटेंट का जो पार्ट है, और ये ध्यान रखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, थ्योरेटिकल है, तो बच्चों को सीखने में थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन एक बार बच्चे ने समझ अपनी विकसित करना शुरू कर लिया, वो ट्रैक पे आ जाता है, पटरी सारी चीजें उसके दिमाग में फिर तुरंत बैठने लगती है। एक और पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष के भी उद्देश्यों को देखेंगे और उसका भी वर्गीकरण हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। समझना है हर बात को, और उससे हमारा फिर जो अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो मजेदार होता है, वो जोरदार होता है। जय हिंद, जय भारत।